नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। फ्लिपकार्ट और अमेजन ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रोब को चैलेंज दिया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे रिलेटेड जो भी सारी न्यूज है और क्या है ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, और साथ ही जाने कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मामला क्या है। तो दोस्तों, कुछ समय पहले दिल्ली व्यापार महासंघ, ये एक रिटेलर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने आरोप लगाया अमेजन और फ्लिपकार्ट पर कि ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, विक्रेताओं को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनके ऑपरेशंस पर इनडायरेक्टली कंट्रोल रखा जा रहा है, और स्पेशली ये सब हो रहा है स्मार्टफोन्स की लॉन्च पर। हमारे इंडिया में एक कॉम्पिटिशन लॉ है जो रेगुलेट करती है सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को। तो इस वजह से दिल्ली व्यापार महासंघ के सदस्यों ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करी इस चीज़ की। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया एक प्रोब का, जो कि है सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग। हम आगे बताएंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है और सेक्शन 26 क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग जब उन्होंने एक जांच का आदेश दिया, फ्लिपकार्ट एवं अमेजन कंपनियां गईं कर्नाटका हाई कोर्ट में और वहां पर उन्होंने इस जांच पर रोक लगाने की मांग करी। दोस्तों, फिर कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस मैटर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया। उन्होंने सीसीआई की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी थी उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया। तो इसके बाद भी ये कंपनियां रुकी नहीं, ये कंपनियां गई सुप्रीम कोर्ट में। अमेजन और फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो इसकी सुनवाई के लिए जो पिटीशन फाइल की गई है ई कॉमर्स जायंट अमेजन और फ्लिपकार्ट के द्वारा, उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख निश्चित की है 9 अगस्त। अगर बात करें भारतीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा को लेकर के बने हुए कानूनों के बारे में, तो इसके लिए बना हुआ है कंपटीशन एक्ट। जब ये एक्ट 2002 में आया तो उससे पहले एक और लॉ था जो रेगुलेट करता था इंडिया में जो व्यापार का कंपटीशन है उसको। उसका नाम था द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट 1969। कंपटीशन एक्ट 2002 के आने के बाद इस एक्ट को रिपील कर दिया गया। तो इस एक्ट के अंदर यानी कि कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर प्रोविज़न है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के। सीसीआई की स्थापना हुई थी भारत में व्यापार के कंपटीशन पर जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं यानी कि विपरीत प्रभाव डालने वाले कार्यों को रोकने के लिए। इस तरह से 2002 से पहले द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट 1969 था। उसी तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी एक बॉडी थी द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज कमीशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में। 1970 के इस कमीशन की स्थापना के पीछे जो प्रिंसिपल थे वो थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि ये चाहते थे कि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो, और उस वेलफेयर स्टेट की स्थापना में व्यापार को मुक्त और ईमानदारी से किया जाना बहुत ज़रूरी। उस समय इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक्ट लाया गया द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट 1969। 2002 में ये एक्ट जब पास किया गया उसके बाद से इसमें 2 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। एक हुआ था 2007 में और दूसरा हुआ है 2009 में। अब बात करें कंपटीशन एक्ट के उस सेक्शन की जिसके अंदर सीसीआई को ये पावर दी गई है कि वो जांच कर सकती है, तो वो है सेक्शन 26। तो जानते हैं सेक्शन 26 क्या कहता है। ये अलाउ करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि डायरेक्टर जनरल की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए यदि कोई प्राइमा फेसी वायलेशन दिखती है इस एक्ट की। सेक्शन 26 के अंदर जो ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराई जाती है, ये किसी भी तरह से फाइनल डिसीजन जो कि सीसीआई के द्वारा दिया जाना है उस पर इन्फ्लुएंस नहीं करती है। यह केवल एक डीजी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश दिया जाता है कि वो सिचुएशन को एनालाइज करें और समझें कि फैक्ट्स क्या हैं और मैटर का इशू क्या है। तो डीवीएम ने जो कंप्लेंट करी थी उसका बेस बनाया गया था कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस करते हैं। तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका प्रोविज़न दिया हुआ है सेक्शन 3 में। ये सेक्शन कहता है कि कोई भी इंटरप्राइज, कोई पर्सन या फिर एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेज और पर्सन ये किसी ऐसे एग्रीमेंट का पार्ट नहीं हो सकते जो कि करता है प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विस जो कि इंडिया में कंपटीशन पर एडवर्स इम्पैक्ट डालती हैं, यानी कि विपरीत प्रभाव डालती हैं। यदि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट को माना जाएगा वॉइड। ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं जिनका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो वो है जैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन सेल और परचेज प्राइजेज, यानी कि किसी भी तरह से सेल और परचेज के जो प्राइस हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको डिटरमाइन करना। और यदि लिमिट या कंट्रोल करता है प्रोडक्शन को, सप्लाई को, मार्केट्स को, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज को। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जगह पर प्रोडक्शन और सप्लाई को लिमिट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो सोच रहा है कि अभी तो दाम कम है तो इसे बढ़ाया जाए, इस तरह से एक तरह से काला बाजारी करी जाए, तो यह भी एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है। लिमिट कर दे वो प्रोडक्शन को कि अभी कम कर दो, या फिर उस प्रोडक्शन को बंद ही करवा दे, तो ये सब भी डालता है एडवर्स इफेक्ट कंपटीशन में।
और तीसरा पॉइंट है शेयर द मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय एलोकेशन ऑफ इंटर आलिया जोग्राफिकल एरिया ऑफ मार्केट, नेचर ऑफ गुड्स और नंबर ऑफ कस्टम्स। कोई एग्रीमेंट मार्केट को शेयर करने के लिए या फिर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन को या प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज इनको शेयर करने के लिए या फिर नेचर ऑफ गुड्स को या नंबर ऑफ कस्टमर्स को और किसी भी इसी सिमिलर तरीके को शेयर करने के लिए होता है तो वो भी एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। यदि किसी एग्रीमेंट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिजल्ट कोई बोली होता है तब भी वो एडवर्स इफेक्ट डालने वाला हो सकता है। फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट, यानी जब से ये लागू हुआ है तब से 750 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें से कुछ हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के जो कि सेक्शन 3 में हैं और कुछ हैं अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन जो कि सेक्शन 4 में। तो डोमिनेंट पोजीशन यानी कि जब कोई विग जाइंट होता है वो किसी ऐसी पोजीशन में हो सकता है कि वो व्यापार या मार्केट को मैनिपुलेट कर सके। कंपटीशन लॉ का उद्देश्य बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो लॉ है वो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए। ये मार्केट को डोमिनेट करने वाली होती है कंज्यूमर की डिमांड, और कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है उस पर रिस्पॉन्स देगी मार्केट। कंज्यूमर की डिमांड एक प्रोडक्ट की है तो लेकिन उसे चाहिए अच्छा प्रोडक्ट, तो यह जो कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं वो कंपटीशन करेंगे और एक एफिशिएंट इकोनॉमिक प्रोडक्ट लेकर के आएंगे। तो कंपटीशन को इस तरह से एक मीन यूज करना चाहिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी लाने के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कंपटीशन के 3 फोल्ड एडवांटेज बताए जो कि हैं पहला एलोकेटिव एफिशिएंसी जो कि इंश्योर करती है इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मार्केट में जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके लिए रिसोर्स चाहिए तो उसको एलोकेट करने में इंश्योर करती है ये। और फिर दूसरी है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो कि इंश्योर करती है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या होगी और वो मिनिमम होनी चाहिए। और तीसरी है डायनामिक एफिशिएंसी जो कि मार्केट में इनोवेटिव प्रैक्टिसेस यानी कि नई नई तरीके की प्रैक्टिसेस को, नए विचारों को प्रमोट करती है। इस एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें से एक है कि ये मार्केट को बनाएं कि वो काम करें लोगों के, कंज्यूमर्स के बेनिफिट और वेलफेयर के लिए, और ये फेयर और हेल्दी कंपटीशन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंश्योर करें जो कंट्री में फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ लाएंगे और डेवलपमेंट होगा इंडिया की इकोनॉमी का। और इसका एक और उद्देश्य है यह है इम्प्लीमेंट करना कंपटीशन पॉलिसीज़ को इस उद्देश्य के साथ कि ये इफेक्चुएट करेंगी। देखिए कंपटीशन पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो बनाने वालों में, प्रोड्यूसर्स में होड़ लग जाए कि मैं अच्छा बनाऊंगा तो ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाएगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। वो बेस्ट बनाना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट को जिससे कि उनका प्रोडक्ट चले, तो इस तरह का कंपटीशन ही हो, ऐसी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, इस एक्ट का उद्देश्य है। मार्केट को रेगुलेट करने वाले डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स में जो रिलेशन है उनको इफेक्टिव और इंटरेक्शंस को इफेक्टिव बनाना भी इस एक्ट का उद्देश्य है। और इस एक्ट का उद्देश्य है भारतीय इकोनॉमी में एक ऐसे कंपटीशन कल्चर को बढ़ावा देना जो कि स्टेक होल्डर्स कंपटीशन के बेनिफिट्स की इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें और कंपटीशन एडवोकेसी को भी लेकर के आए इफेक्टिवली। यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के साथ कंप्लाई करने में असफल हो जाता है तो उसे पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है और ये कमीशन उसे दंडित करेगा। उस व्यक्ति ने जितने दिनों के लिए नॉन कंप्लायंस किया है तो हर एक दिन का 1 लाख रुपए वो फाइन करेगा और यह ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 10 करोड़ तक। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का ऑर्डर आने पर कि उसे फ़ाइन देना है और फ़ाइन नहीं भर पाता है, असफल हो जाता है, तो उसे या तो 3 साल तक के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा या फिर एक फ़ाइन से दंडित किया जाएगा जो कि 25 करोड़ रुपए तक हो सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस एक्ट के सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है या फिर कोई ऐसे मटेरियल के बारे में छिपाता है जो उसे बता देना चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को मिनिमम 50 लाख रुपए, जिसको बढ़कर के 1 करोड़ तक किया जाता है, के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में कंपटीशन एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए जिम्मेदार है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है और ये कमीशन 2002 के कंपटीशन एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। यह कमीशन 2009 में फुली फंक्शनल तरीके से कार्य करने लगा और इसके पहले चेयरमैन बने धनेंद्र कुमार। आप देख सकते हैं यह बना था 14 अक्टूबर 2003 को, आज से 17 साल पहले। अगर बात करें इसके मेंबर्स की तो इसमें एक चेयरमैन होगा और कम से कम 2 सदस्य होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सदस्य हो सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अशोक कुमार गुप्ता हैं जो इसके करंट चेयरपर्सन हैं। और इसके मेंबर्स की बात करें तो 2 मेंबर्स हैं अभी, एक हैं डॉक्टर संगीता वर्मा और दूसरे हैं भगवंत सिंह बिश्नोई। तो दोस्तों ये तो था एंड इस वीडियो का। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें वीडियो को। थैंक यू ऑल।